आप तो बताएंगे तीसरी किस्त हो रही है, इंटरव्यू तो क्यों होगा? मेरा ख्याल है ऐसे ही जारी ऐसी रखें। जारी रखें। जो चीजें तो फ्लो में और दिल से निकली हो जी ना, जी, तो बड़ी तो मजे मजे की आपने बातें बताई मीजान बैंक के उन दिनों की, जो मेरे भी इल्म में था इत्तेफाक से कि जितनी आपने एफर्ट की थी, वो वहाँ का लोअर स्टाफ भी हमें याद करता था कि हमारे रिजवान साहब हुआ करते थे, नहीं किया था वगैरह वगैरह। तो और फिर अल्लाह ताला ने उसमें मेहनत बरकत भी दी। और यही बात थी कि उस वक्त ये देखेंगे जिन लोगों ने प्रमोट किया वहाँ पे जाके, वो नजम साहब वगैरह, वो ऐसे कोई कमर्शियल बैंकर भी नहीं थे। कन्विक्शन थी। कन्विक्शन थी, तो हाँ, कंसिस्टेंसी और कन्विक्शन के पहली बात तो आपको मालूम हो जाए कि मैं सही कर रहा हूँ, और दूसरी बात है फिर आप उसमें कंसिस्टेंटली काम करते रहें। सही कहा। देखिए हम चलते थे, कभी नजम साहब ने लाहौर आना, तो हम वहाँ से सरगोदा और रिमोट एरिया, फिर सादकाबाद तो रहीम यार खां से भी एक घंटा आगे था, वहां तक जाके सेमिनार करते थे। हम्म और उस वक्त हमारा फिर ये था कि ग्रो भी करा था, और फिर थोड़ी देर के बाद हमारा एक कंपटीशन मैन, उसने इस्लामी बैंकिंग का आगाज कर दिया था, अल्फला ने। हम्म और उसका नाम भी था, ब्रांड नेम भी था, मसल भी थे। हम्म। तो एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन शुरू से स्टार्ट हुआ, लेकिन मैंने आज तक पहले दिन से कभी भी इस्लामिक बैंक्स को अपना कंपटीशन नहीं कंसिडर किया। उसकी वजह है कि देखिए, जो बीजान बैंक की जो ट्रेनिंग जो थी, और उस जमाने का जो विजन था, कोई वजह है कि मैं उस जमाने का विजन कहूंगा, आजकल का विजन नहीं कहूंगा, टू मेक इस्लामिक बैंकिंग एज बैंकिंग ऑफ फर्स्ट चॉइस। वो विजन, वो मिशन स्टेटमेंट ये नहीं था कि टू मेक मीजान बैंक एज नंबर वन बैंक। एब्सोल्युटली, वो और ह्यूमैनिटी के लिए था जी, बल्कि सब। हसन मिर्गामी साहब तो उस दिनों को जब इंटरव्यू याद कर रहे थे वो, कि भाई मुझे इरफान साहब ने फ़ोन किया कि यार कंप्यूटर आप भी खरीदते हो मैं भी खरीदता हूँ, फर्नीचर आप भी खरीदते हो मैं भी खरीदता हूँ, तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है, शेयर कर लो। हाँ बिल्कुल। तो कह लिया मैंने, कभी इरफान साहब इससे अच्छी क्या बात है ये, क्योंकि मिल के फ़ायदा होगा। तो ये उस वक्त ये भी था कि कभी भी मैं खाली मीज़ान बैंक ने इस्लामिक बैंक को अपना कोई राइवल नहीं समझा, उनको कोई नीचा दिखाने की कोशिश नहीं ऐसे की, ऐसे बल्कि किसी ने, सिनर्जीज को डेवलप किया, चाहे वो कोई भी बैंक हो, जो भी हो। वो देखे वो हम भी क्योंकि इरफान साहब के ट्रेंड है, हमारा भी वही माइंडसेट है, और इरफान साहब का भी ये था कि भी इस्लामी बैंकिंग को ग्रो होने दे। तो हम्म। कभी कंपटीशन को, इस्लामी बैंकिंग कंपटीशन को किल करने की दानिस्ता कोशिश नहीं की, और होनी हाँ भी नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि जाहिर है तो कि किसी एक कस्टमर की नीड को कोई एक बैंक तो कर भी नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप अपना ठेका ले लेंगे, तो फिर बाकी के लोग कमर्शियल बैंक के पास जाएगा। इससे बेहतर ये है कि इस्लामिक बैंक का साइज जितना बड़ा होगा, तो मिल के सारे बड़े कस्टमर को डील कर लिया करेंगे ये। तस्नीम साहब देखें, बैंकर जो है ना, ये कम्युनिटी वैसे इस मामले में इतनी लिबरल नहीं होती हम्म, कि अपना कस्टमर बांटे। जी। लेकिन इस्लामी बैंकिंग में ये स्पिरिट रही है, और आज भी है। मैं अपने जब फैमिली में या दोस्त अहबाब में बैठता हूँ, तो मेरे कुछ अजीज़ हैं जो अभी कन्वेंशनल बैंक से काम करते हैं, तो मैं उनको ये नहीं कहता कि बैंक इस्लामी या मिजान में चाहिए। मैं कहता हूँ यार ये काम सूदी काम छोड़ो, जो बैंक आपको सूट करता है आप वहाँ पे आ। तो हम्म आज भी जो पर्सनल आप कह लें जो दावत का काम है, वो यही है कि भाई अपने बच्चों को हमेशा ये कहते हैं कि नहीं आपने, अभी माशाल्लाह वो कनाडा और यूके से शिफ्ट हो रहे हैं इस्लामिक ममालिक में, तो उनको ये कहते हैं कि भाई आपने जो बोरिंग लेनी है, कोई घर है गाड़ी है, तो आपने सूद बेच नहीं लेना। तो हम्म। अपने घर में भी यही काम है कि भी अपने बच्चों को कन्विंस करते हैं, समझाते हैं। और मैं ये देखता हूँ कि आप जब भी बात करते हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, फैमिली दो, तो आपकी बात असर ज़रूर करती है, उनके बैक ऑफ माइंड में होता है कि नहीं यार ये गलत काम है और नहीं करना। मेरा ख्याल है पेरेंट्स की बात से ज़्यादा पेरेंट के अपने रवैये भी अक्सर करते हैं, कि मतलब कि आप मुसलसल नसीहत करते रहे तो नहीं देखेगा, लेकिन जब देखेगा मेरे बाप की कन्विक्शन कितनी है, तो आहिस्ता इसका असर कबूल करेगा। ये एक फ़र्क है, सिर्फ भाषण से बात नहीं बनती है, बल्कि सही कहा। एक्शन भी बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, ये तो देखें, एज अ बॉस यू हैव टू वॉक द टॉक, एज अ फादर यू हैव टू वॉक द टॉक, एज अ फ्रेंड, एज अ कुलीग, ये आपको सारे करेक्टर बैलेंस रखने पड़ते तवाज़ुन। हैं। तो ये नहीं देखें, इस्लामिक बैंकर की अगर लाइफ स्टाइल ऐसा है, खुदा न खास्ता, कि वो मिसमैच करता है। तो मैंने वो बताया ना, जो मैंने जिक्र किया था कि मैंने चक्कर देने की कोशिश की, जो मेरे पैसे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में पड़े थे, उन दोनों सेविंग ऐसी होती थी, बच्चे छोटे थे, कभी बच्चों की पढ़ाई, बेटी की हम्म शादी, ये लाख रुपया जमा हुआ, तो इसके डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट ले लो। हम्म तो देन आई टॉक टू माई वाइफ। हम्म मैंने कहा भी, मैं लोगों को, अब मुझे अल्लाह ने थोड़ी बहुत समझ भी दिया है, मुझे ये पता लग गया, मुफ्ती साहब ने कह दिया भाई ये अलाउड नहीं है, तो मैं लोगों को इस्लामिक बैंकिंग की तबलीग करूं, मेरा अपना पैसा सूद पे पड़ा हो, तो ये तो बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है, मुनाफिकत है। तो ये अगर अलाउड नहीं है तो हमने नहीं रखना। अच्छा,
मैं और मेरी वाइफ, मुझे याद है कि जो भी उस वक्त थोड़े बहुत पैसे थे, सर्टिफिकेट थे, हम लेके अपने नेशनल सेविंग सेंटर के और चले गए। मैनेजर साहब के पास कहा कि हमें इन कैश कर दो। तो उन्होंने कहा भी आजकल अब फ्लोटर हैं, ये फिक्स वाले जो है ना ये खत्म हो चुके हैं, अब तो हर 6 महीने बाद वो रिवैल होते हैं, तो ये अब दोबारा नहीं मिलने। उन्होंने कहा नहीं भाई बस वी डिसाइडेड। तो उन्होंने 1-2 दिन का टाइम लिया, क्योंकि फॉरेन कैश नहीं करते थे, उनका कोई तरीकाकार था। लेकिन उस वक्त ये समझ नहीं थी कि भाई अब ये जो पैसे जोड़े हैं, सपोज वो 8 या 9 लाख रुपया था, तो ये तो मिलना है हमें कोई 4 गुना होके। तो तब बच्चा स्टेज भी होगा, बच्ची स्टेज भी होगी 10 सालों में, तो वो सारी तो लेकिन बस ये चीज समझ में आ गई क्या है, नहीं कर रहा, शैतान ने वसवसे डाले। लेकिन फिर मैं और मेरी वाइफ क्लियर हो गए कि यार ये नहीं करना। तो मैं अब आपको उसका नेक्स्ट स्टेज बताता हूँ अब क्या हुआ। मरकज कौमी बच्चे से हमने पैसे ले लिए, उसका मैंने 2 प्लॉट लिए। एक प्लॉट मैंने मोमानी को दे दिया, एक प्लॉट अपने पास रखा, क्योंकि मेरे पास एक ही प्लॉट के पैसे। और आप तस्नीम साहब यकीन करें, जो नफे 10 सालों में होने थे ना, वो 2 सालों में हुए, उससे ज्यादा हुआ है। अल्लाह में रास्ता बना दे ना। वो जो 9,60,000 का मैंने प्लॉट लिया था ना, जी वो मैंने 9.5 मिलियन रुपीस में बेचा। 10 टाइम्स और 2-3 साल के अंदर। जी, तो देने वाली जात तो अल्लाह की है। आप लेकिन एक दफा शैतान वसवसे डालता है, और अल्लाह की मदद से आपने उन वसवसे से निकलना होता है। जैसे कोई दाढ़ी की नियत कर ले, या नेक काम की नियत कर ले, सदका ज़ुकात की नियत कर ले, तो शैतान एक दफ़ा वर्गलाता है। अल्लाह की मदद लेके निकले। तो मैं खुद इसका एक्सपीरियंस करता हूँ कि जब दिल बांध दिया, हालांकि मुझे पता नहीं था उस पैसे का क्या करना है, तो अल्लाह ने वो रिस्क देना था, तो 10 गुना उसका दिया, 4 गुना नहीं दिया था। तो ये है अल्लाह का शुक्र। तो ये तो माशाल्लाह। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वो दौर जो गुजरा है शुरू का, आप कब कभी रिकॉल करें, जब आप अपने हाथों से बना रहे थे फैसलाबाद को, मुल्तान को, वो आपको ज़्यादा क्लिक करता है या मौजूदा जिम्मेदारियां आपको ज़्यादा क्लिक करती हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ बैंक इस्लामी? डिफरेंट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट मेरी तबीयत से नहीं जाती, वरना मैं काम चल ना करूँ। फर्स्ट ब्रांच खोली थी, जब मैंने ग्रुप हेड के तौर पे छोड़ा, तो तकरीबन 300-350 ब्रांचेज हो चुकी। अच्छा माशाल्लाह। तो फ्रॉम फर्स्ट ब्रांच टू, क्योंकि मैंने 2012 में एंड में छोड़ा, 10 साल से ज़्यादा हो गए थे मुझे। तो वो भी एक फ्लो था, वो एक डिफरेंट लेवल ऑफ कन्विक्शन था, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग ग्रो हो रही थी, सीख भी रहे थे, सिखा भी रहे थे, तो उसकी एक्साइटमेंट भी थी। आज भी अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी है, वो एक डिफरेंट लेवल की जिम्मेदारी है। मतलब लाइफ तो एक है कि आप अपने हर किस्म के तजुर्बात करता है और हर किस्म की चीज़ें सीखता है, नई भी सीखने की चीज़ है वो, और हर लेवल की अपनी डिमांड्स एक अलग होती है सारी। जी, मेरा ख्याल है, जब मुझे अल्लाह ने ये प्रेजेंट असाइनमेंट दी है, तो मैंने अपने जो नॉलेज लेवल था, वो बहुत तेजी से फिर दोबारा मैंने पढ़ाई की तरफ चला गया। अच्छा। जब मैं नंबर 2 था, तो मैं अपना काम कर रहा था, क्योंकि बिजनेस था और ग्रोथ थी और सारे थे। लेकिन जब अल्लाह ने ये असाइनमेंट दी, तो फिर मुझे, क्योंकि 360 डिग्री काम करना था, तो फिर मैंने हर फील्ड में, जिसमें मेनली आईटी है, फाइनेंस से तो हमारा रिलेशनशिप रखता ही था, मैंने ज़्यादा फिर उस तरफ तवज्जो दी। और मैंने लर्निंग आज तक मैं तकरीबन डिफरेंट लेवल की लर्निंग करता हूँ। जितना भी थका हूँ, मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ कि रोज़ाना अपनी डिफरेंट नॉलेज लेवल बढ़ाता जाऊँ। आईटी भी एक समुंदर है। ट्रेजरी में मैंने पर्सनली मैंने तवज्जो दी 5-7-8 साल पहले, क्योंकि ट्रेजरी मेजर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो लेकिन मेन मैंने कहा, क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट और आगे जो फ्यूचर है बैंक का, वो बैंक्स ऑफ फिनटेक बनते जा रहे हैं। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं शुरू से हम ही रहा हूँ, रिटेल को हेड करता रहा एक लंबा अरसा, तो मैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का हामी हूँ और हूँ। लेकिन आज मैं 1 साल से ये सोच रहा हूँ कि नहीं, 5 सालों में डाउन द रोड अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता स्क्वीज होते जाएंगे। अभी क्योंकि 260 मिलियन की पॉपुलेशन है, बैंक के 2 लाख के करीब शायद ब्रांचेज है पूरे पाकिस्तान में, तो वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि अभी भी कैश इकोनॉमी है। लेकिन ओवर द पीरियड 4-5 सालों में ये ट्रेंड रिवर्स होगा और बैंक डिजिटल होंगे। तो आईटी की नॉलेज, मेरा इतना लंबा करियर नहीं है, ना मेरी इतनी नौकरी करने के शौक ही है, लेकिन एटलीस्ट आप किसी लेवल पे बैठे हो, किसी को एडवाइस करने के तो काबिल हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने बैंक में जो ज़्यादा से ज़्यादा, मैं अभी तक के जो मैं कहता हूँ कि मैंने 5 साल का पूरा रोड मैप बोर्ड से अप्रूव करा दिया है। मेरी जगह जो भी होगा, वो आईटी का डॉलर टर्म्स में अप्रूवल पड़ी है। जो सॉफ्टवेयर चेंज करने में मैंने अभी चार्ज पूरी तरह नहीं लिया था, तो मैंने कहा था सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है, हार्डवेयर अपग्रेड करना है, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, मैनुअल्स करने हैं, एसएलएस जिनको हम इंटरनल ओएलएस बोलते हैं, वो अपग्रेड करना है। तो मैंने सारा तवज्जो गवर्नेंस पे दी है, और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने पे टाइम लगाया, और अपने जो मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरा डेलीगेशन का मॉडल है, मैं उस पे काम करता हूँ कि लेट देम वर्क विद पैरामीटर्स
एंड दे डिलीवर एंड दे परफॉर्म। और माशाल्लाह बैंक आजकल मुश्किल हालात भी हैं, मार्जिन कम भी हो गए, लेकिन माशाल्लाह बैंक इस्लामी ग्रो कर रहा है, शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है जिसको मैं भी साइड पे रख रहा हूँ। उसके लिए मैं आपके एक्स होने का इंतज़ार करूँगा, बिकॉज़ जब आप एक्स हो जाएँगे फिर ज़िंदगी आपसे शर्त, हैं? बशर्ते ज़िंदगी। बशर्ते ज़िंदगी, तो फिर इंशाल्लाह हम बैठेंगे उस समझने के लिए जो इस्लामिक बैंकिंग के रैशनल के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर जो बातें होती हैं, और वो मैं भी आपसे सवालात नहीं करूँगा, मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मेरे पास सवालात बहुत सारे हैं। मैं अब आऊँगा सीधे-सीधे इसको स्किप करते हुए, जो पोस्टपोन कर रहा हूँ मैं, ख़त्म नहीं कर रहा हूँ। रिज़वान भाई, अब विकेट के दोनों साइड पे खेले, एम्प्लॉयी भी खेले, ₹3,500 से अपना करियर स्टार्ट किया आपने, और अल्लाह ने ये दिन दिखाया कि आप प्रेज़िडेंट बने हैं। अब मैं चाहूँगा कि जो हमारा जो साथी हैं, जो बैंक इस्लामी से आपको पता है मेरी भी एसोसिएशन, मैं भी बैंक इस्लामी के बोर्ड पे रह चुका हूँ, ठीक है ना? और जो मीज़ान बैंक के साथी हैं, अब मैं चाहूँगा कि अगले हिस्से में, इस्लामी हिस्से में हम सिर्फ़ इसी पे फ़ोकस करें कि वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन-सी चीज़ें जो लोगों को सीखनी चाहिए। जो मैं देखता हूँ कि नॉर्मली लड़के आजकल के वो एक मक्खी-मक्खी मारते हैं कि भई ये हमें आता है, इसके आगे नहीं सीखना है, ठीक है? तो मैं चाहूँगा थोड़ा-सा आप लोग गुफ्तगू थोड़ा बिल्कुल एक अलग कर दें, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो चैलेंजेज़ हैं, उसमें नया लड़का कैसे अपने लिए जगह बनाए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी माज़रत के साथ। हमारा जो अप्रेज़ल का सिस्टम कहने को 360 है, लेकिन जो बेल कर्व वगैरह है वो आपको मालूम है कि वो इसमें बिलीव करती है कि भई 5% जो है वो अशराफिया हैं, और बाकी जो है वो अशराफिया नहीं हैं, ठीक है? तो उसमें अपने लिए जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं ये चाहूँगा कि आप मुझे समझाएँ कि एक नया लड़का अगर कोई बैंक में आया है, वो कैसे अपने अंदर कंसिस्टेंसी पैदा करे, और कैसे वो आगे का मुकाम पैदा करे? कौन-कौन से कुछ चैलेंजेज़ का सामना करना पड़ेगा? मैं आज आपसे ये सब बातें सुनना चाहता हूँ। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ, आप भी रहे हैं, कि आप जिस इंडस्ट्री में होते हैं ना, उसकी ग्रोथ और उसकी ग्रूमिंग और उसकी आपकी ख्वाहिश होती है, होनी भी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ब्लेम अपने आप को और बैंकिंग इंडस्ट्री में सीनियर्स को दूँगा, सबको, कि हमने ऐसा एनवायरनमेंट बैंकिंग में क्रिएट कर दिया है, और ये 8-10 सालों में किया, कि अच्छा टैलेंट का फ्लो जो है ना, वो बैंकिंग की तरफ नहीं है। नहीं है। अच्छा, उसके 2 रीज़न हैं। एक तो ये है, वी आर नॉट गुड पे मास्टर्स एनीमोर। बैंकिंग इंडस्ट्री यूज्ड टू बी चेरिशेबल प्रोफेशन। रिश्ते भी अच्छे मिल जाते थे और नाम भी होता था इंडस्ट्री में। इंसेंशंस की वजह ये है कि आप लोग का एक साइकी बदल गई ना, अब परफॉर्मेंस जैसे है कि अगर जैसे अगर मीज़ान को प्रॉफ़िट बहुत हुआ, तो बोनस टिका के मिल गए, ठीक है? तो सही है, और जब वो नहीं होगा तो फिर वो आप बैक टू द बेसिक्स होंगे, और जब आप उसमें प्लानिंग आउट करते हैं कि वेयर डू आई एक्जिस्ट विदाउट माय बोनस, तो मेरे ख़्याल में पोज़ीशन बड़ी ब्लीक नज़र आती है। तो है, लेकिन वो परफॉर्मेंस बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि बैंक सेक्टर में पैसे नहीं हैं। हाँ, नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊँ सर, जनरली आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल ये वैलिड पॉइंट है कि परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस भी होता है। लेकिन एक्चुअली देखें, ये बैंक की परफॉर्मेंस के ऊपर हर एक का अपना-अपना पार्ट होता है। जी, जी, बैंक जी। ओवरऑल अच्छे पे मास्टर नहीं है। अच्छा। देखिए, आम इंडस्ट्री में एक मेरे जो साथी बैंक में जॉब करते हैं, वो ये बात सुन के यकीनन खुश होंगे कि रिज़वान अता साहब, जो बैंक के प्रेज़िडेंट हैं, वो ये कह रहे हैं कि बैंक अच्छे पे मास्टर नहीं है। अगर इनको एहसास है तो इंशाल्लाह अच्छे पे मास्टर बन जाएँगे। अच्छा, देखिए हम अपनी लिमिटेशन में पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन और मेरा अपना इस वक़्त दिल ये है कि जो भी इस वक़्त मिनिमम बेंचमार्क है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि एक आम बच्चा या बच्ची स्टार्टर, जो बिल्कुल वो एक रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी गुज़ारे, अच्छे कपड़े पहने, रीज़नेबल सवारी पे, इतने पैसे उसको ज़रूर देने चाहिए। इंडस्ट्री अच्छी इंडस्ट्री और आईटी में मिल रहे हैं, इसलिए बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं। जी, तो जी। बैंक ओवरऑल एट एनी लेवल वो इतने अच्छे पे मास्टर नहीं रहे। और देखिए, अगर बैंक की प्रॉफ़िटेबिलिटी और अच्छी परफ़ॉर्मेंस में 5% लोगों का हाथ होता है, जो पॉलिसी मेकर्स, बाकी 95% लोग अपना पूरी जान मार रहे होते हैं। किसी जगह ट्रेजरी में जर्नैल और सिपाही। जनरल वसपाई। तो मैं अपनी टीम को कहता हूँ कि अगर बुरे टाइम में, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा टाइम आया, तो आई विल ब्लेम फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू पीपल, नॉट ऑन टू द 5%। अदर्स। जी। क्योंकि 5% की वजह से बैंक लॉस और प्रॉफिट करता है, बाकी 95% तो अपना पूरा अपनी डाल ही देता पुर्ज़े हैं उसके मशीन है। के। और एक और वजह है जिसकी वजह से टैलेंट अच्छा बैंकिंग इंडस्ट्री की नहीं की तरफ ज़्यादा नहीं आता, वो बहुत हेवीली रेगुलेटेड है।
और बहुत कम क्वेश्चन होता है और बड़े कम डिपार्टमेंट में कि बच्चे बच्चियां जो टैलेंटेड हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी के क्वालिफाइड है, वो वहाँ पे फिर अपने पैशन के हिसाब से ग्रो करें। हेड ऑफिस में ज़्यादा पोजीशन निकलती हैं, बिजनेस में जो 70 75 80% एम्प्लॉयमेंट होती है जहाँ पे, वहाँ पे इतना क्वेश्चन नहीं होता, और इंक्लूडिंग अदर हेड ऑफिस डिपार्टमेंट भी बहुत कम क्वेश्चन होता है बिकॉज ऑफ दी रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर मैनुअल। तो ये दो मेन रीजन है, एक अच्छा पे मास्टर ना होना और हैवीली रेगुलेटेड इंडस्ट्री की वजह से टैलेंट कम आता है और फिर स्टे भी कम करते आते हैं तो फिर रुकते नहीं है। तो ये एक इसका है। तो बाकी ये है कि जो जो बच्चे बच्चियां आ रहे हैं, बैंकिंग स्टिल हैव अ फ्यूचर, इट कैन स्टिल ऑफर यू अ ग्रोथ। मैं खुद एक जूनियर ऑफिसर से स्टार्ट किया और अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। आबिद अजीज की स्टोरी में अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, कमाल की स्टोरी है। मतलब कि देर वॉज अ टाइम कि सिर्फ ऑनेस्टी की वजह से उसको नौकरी से निकाला जाता पूरा सा, और फिर देर वॉज अ टाइम कि बोर्ड ने से रिक्वेस्ट की कि तुम सीईओ बन जाओ, तो उसने कहा उस टर्म पे बनूंगा जिस टर्म के ऊपर भी फॉरेन आप जो लेकर आ रहे थे डॉलर में ये वो। तो देता है अल्लाह, मियां मेहनत का सिला देता है, खुलूस से देता है, आजमाइशें आती हैं। तो यंग जनरेशन या बैंकर जो एग्जिस्टिंग भी है, सीनियर भी, कि आपको कंसिस्टेंट रहना है और अपना 100% डिलीवर करने की कोशिश करनी है। कन्विक्शन, कंसिस्टेंसी, दोनों बहुत जरूरी है। देखें, शॉर्ट साइटेडनेस है। सपोज मेरे पास एक अंगूठी है जो मेरे वालिद को मेरे दादा ने गिफ्ट की और अब मेरे पास है, सपोज उसकी मार्केट वैल्यू 200 रुपये है। तो क्या कोई बंदा मुझसे वो खरीद सकता है? अगर वो मार्केट में अंगूठी जाएगी तो 200 रुपये रेट लगेगा। सही बात, बिल्कुल सही बात है। हाँ, लेकिन मेरे से कोई बंदा वो पैसे देकर तो नहीं खरीद सकता। सही है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्प्लॉयर आपकी रिस्पेक्ट करे, आपके टैलेंट की कदर करे, आपकी लुक आफ्टर करे, तो वो वैल्यू कर रहा है आपको। तो अपनी मार्केट में जाके रेट नहीं लगवाएं, देन यू मे गो रॉन्ग। और यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा जम दिया, 2-3 महीने में पता चला कि नहीं, गलत फैसला होगा, फिर वापसी भी मुश्किल हो जाती। जी, वो तो फिर ज़ाहिर है कि मुनासिब नहीं ना, जब आपने किसी को छोड़ दिया तो आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं करनी चाहिए कि आपको कोई बेल आउट करेगा, दोबारा आपको रख लेगा। बट एट द सेम टाइम रिज़वान भाई, मैं आपसे एक और भी सवाल करना चाहूँगा कि बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं 100% एग्री करता हूँ। लेकिन बिलअमूम जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ का कल्चर ये होता है, बल्कि मुझे याद है कि इस ज़माने में मीज़ान में और उससे पहले मैं पाककोट में था, तो जब वो अप्रेज़ल की लिस्टें आती थी, कन्फर्म होती थी कि इसका ये परसेंटेज प्रॉफ़िट की होगी, सीक्रेट होता मालूम होता था कि इतना इंक्रीमेंट, इतना प्रमोशन। एक शाम गरीबा हुआ करती थी ये, ठीक है? जिसमें वो लोग इनवाइटेड नहीं होते थे जो प्रमोट हुए थे, जिनको अच्छे मिले थे, और लोग अपना वो करते थे। तो मैं उनसे हमेशा एक सवाल करता था, वो यही था कि भई मसला ये नहीं है कि आपको बाहर क्यों नहीं, वो यहाँ नहीं मिला, मसला ये है कि आपको बाहर क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है? अब जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो उनके सिटिंग ऑन द अदर साइड, सिंस यू हैव लेफ्ट दैट पोज़ीशन, अब आप माशाल्लाह एक नई पोज़ीशन में हैं। लड़कों को शिकायत ये होती है कि जनाब, जब कोई आदमी जाता है तो उसकी जगह पे हम दूसरों को इंडक्ट कर लेते हैं और उनको हम मार्केट बेस्ड सैलरी देते हैं, ठीक है? लेकिन जब कोई आदमी कंटिन्यू करना चाहता है तो उसको हम फिर वही 10%, 12%, 7% हम उसको मैच करते हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट में क्या परसेंटेज दे रहे हैं। तो उनका कहना ये था कि बजाय इसके कि अगर वी हैव एडेड सम वैल्यू, तो ये नौबती क्यों ना है जो आप कह रहे हैं ना कि मार्केट में जाना है, कि मार्केट जाए क्यों नहीं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की केयरिंग क्यों नहीं होती है? एक तो चीज़ ये है, इसका मैंने खाली जवाब दिया था उनको। मेरे पास मीज़ान बैंक में लड़के आए थे ये शिकायत लेके कि जनाब इतना सब कर दिया, इतने साल लग गए, लेकिन देखें ना फलाँ साहब आ गए और ये पोज़ीशन मिल गई, ये ओहदा मिल गया, गाड़ी मिल गई। तो मैंने उनसे पता क्या कहता था? मैंने कहा देखें, हमारे बैंक के सबसे कीमती तरीन एसेट्स आप लोग हैं, ठीक है? ह्यूमन रिसोर्स से बड़ा एसेट्स कोई नहीं है। और मैंने कहा शायद आप थोड़ी एक बेसिक अकाउंटिंग है कि एसेट्स का मसला ये है कि जैसे-जैसे वो टाइम गुज़रता है वैसे-वैसे डिप्रिशिएट होते चले जाते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, दूसरी पहचान ये है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमेशा ज़्यादा देनी पड़ेगी। जो एसेट्स आपने डॉलर में कुछ लगाए थे, आज की क्या हो रही है। तो ये तो आपको फैक्ट ऑफ लाइफ है जो आपको अपने आप को वो करना पड़ेगा कि वक़्त के साथ एम्प्लॉयर जो है वो मजबूर है कि आपको एतबार रखे सबके और दूसरे को लायक लेके आए। ये तो ख़ैर मैं अदर साइड पे कहता है, लेकिन आपके ख़्याल में कोई ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए कि जो लोग पुराने हैं उनको ज़्यादा देखा जाए? देखिए, ये बड़ा एक कैच 22 पोजीशन होती है। बात यह है कि एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट में अगर कोई एक साहब आते हैं, तो उसमें 2-3 चीज़ें फैक्टर होती है। पहली बात होती है कि वो कई दफ़ा ऐसे स्टेज पे आते हैं, तो उनको अगले साल इंक्रीमेंट बोनस नहीं मिल रहा होता, जबकि एग्जिस्टिंग स्टाफ को मिल रहा होता है। जी, बिल्कुल। और दूसरा होता है कि हर एम्प्लॉयर को एक कॉस्ट स्ट्रक्चर पे रखना होता है, एट पार पैरिटी रखनी होती है। सपोज़ एक पोज़ीशन में मैं ऐसे बात करता हूँ, एक हमारा सीएसओ बच्चा या बच्ची है और उसकी 50,000 रुपए तनख्वाह है। तो हमें थोड़ा एक सीनियर बंदा चाहिए, वो उसकी तनख्वाह 55,000 रुपए है। तो वो कहेगा मेरी 55 कर रहा हूँ, तो अब अगर आपके पास इस वक़्त हमारे पास 1000 के करीब
है तो उस सब की 5000 बढ़ाएं या अगले साल उनको एट पार कर दें और उस पर 5000 वाला वहीं पे खड़ा रहे। मोस्टली ये होता है कि जो प्रीमियम हम देते हैं वो अगले साल तकरीबन अगर वो 3 साल का पैटर्न देखें और वो टिकी रहे तो एग्जिस्टिंग जो स्टाफ होता है वो लॉस नहीं कर रहा होता, वो एट पार चल रही था, तो उसको वो कवर कर लेते हैं। नॉर्मली अच्छी पोजीशन पे, आम पोजीशन पे ये कवर हो रहा था। शॉर्ट साइटेडनेस नहीं होनी चाहिए और दूसरा एम्प्लॉयर की मजबूरी होती है कि वो अपनी इंटरनल पैरिटी को देख के चलता है। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात यह है जो मेरा हाल है, मैं स्ट्रांगली एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि एक्सपेक्टेशन अल्लाह के अलावा अगर किसी और से होती है ना तो बंदा डिप्रेस होता खत्म, है। कोई बात ही भी खत्म होगी। तो अगर कोई चीज़ मांगनी है तो अल्लाह से मांगे, जो नसीबों का रिस्क है ना मेरा और आपका, कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक नहीं सकता और कोई दे भी नहीं सकता अल्लाह के जी। अलावा। तो ये चीज़ होती है। फिर अगर आपके साथ एक साथी बैठा है और अगर उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो हो सकता है कि उसने अपने एजुकेशन इम्प्रूव कर लिया, उसकी डिलीवरी आपसे बेहतर हो। अभी आप अगर अक्सर लोगों को देखें, मैं सिर्फ बैंकिंग में जनरली बात करता हूँ अपने हल्का बात, लोग अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करते। ये बहुत बड़ा गाड़ी मसला है। अपग्रेड कर लेंगे, ये बहुत बड़ा कार मसला ले है। लेंगे, रेनोवेट कर लेंगे, लेकिन अगर ये पढ़ाई की है कितना, जब वो मैंने आज से 20 साल पहले जो मास्टर किया था ना वही चल रहा है। तो भाई फिर अगर वो चल रहा है तो फिर आप भी ऐसे ही चल रहे हैं। तो अपने आप पे, अपनी ग्रूमिंग पे, एजुकेशन पे ये रिवाज कराची और लाहौर में शायद कुछ बेहतर है, आम जगहों पे तो बिल्कुल ना होने के बराबर। और बड़े शहरों में भी है कि वो एक चल रहा है। मेरे ख्याल ये बहुत बड़ा टेक अवे है और वो ये है कि जो चीज़ें कल आपने सीखी थी वो कल के हालात में सही थी। देयर इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस कि आपको लर्न करना है, फिर अनलर्न करना है, फिर रीलर्न करना है। अगर आप इस चीज़ से आप निकल जाएँगे तो आप तो अभी भी 1997 में बैठे हुए हैं। उस वक़्त जो आपने सीखी थी बातें ये, दुनिया काफ़ी आगे बढ़ गई है। एक सर और है तस्लीम साहब, प्रोफेशनल क्लास में मैंने देखा है रेजिस्टेंस टू चेंज बहुत ज़्यादा होती है। हुँ। अभी जैसे एआई आया है, अब एआई की इतनी लर्निंग है, तेज़ी से ज़िंदगी है उससे आगे बढ़, खौफ महसूस करते हैं लोग। उससे खौफ महसूस करते हैं। भई एआई को लर्निंग तो आप ही ने देनी है, हाँ। उसका इस्तेमाल भी आपने करना है, तो जी, मसला जी, क्या है? जी, जी। ऐसे मैं कल हमारे एक सीईओ थे, मैं एक जगह कॉन्फ्रेंस में था, डिजिटल बैंक को कर रहे हैं कन्वर्ट, तो उनके नंबर ऑफ स्टाफ कम नहीं हुआ, नॉन टेक्निकल से टेक्निकल हो गया। पहले उनके पास वो तो कैश थे और पीबीज़ थे, फलान-ढिमकान थे, अब उनके पास कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर है, अब कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई कोडिंग वाला, को तो जो रिक्वायरमेंट है आज के हिसाब से वो ग्रो कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू चलती रहेगी, अब थोड़ा-सा अगला हिस्सा ज़रा सख्त आने वाला है, तैयार हैं आप? बिल्कुल क्या चलें ठीक है।